नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है ब्लैक फंगस। प्रदेश में 50 से अधिक मामले आए सामने। जिले में रिकॉर्ड 346 मरीज स्वस्थ होकर लौटे। कलेक्टर एवं चिकित्सकों ने गुलाब भेंट कर की हौसला अफजाई। गुमशुदा मासूम की तलाश में दर दर भटक रही है मां, ढूंढकर लाने वाले को 50,000 का इनाम। खबरें अब विस्तार से। कोरोना की जंग जीतकर 40 मरीज हुए पूरी तरह स्वस्थ। आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर एवं अन्य सामाजिक संगठनों के साथ साथ व्यापारियों ने कोरोना को मात देकर घर जाने वाले मरीजों को जो स्वस्थ हो चुके हैं उन्हें सम्मानित करते हुए दवाइयों की किट, मास्क एवं सैनिटाइजर सहित इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा भी वितरित किया। आपको बता दें कि विगत दिवस स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार राहत की खबर यह है कि जहां 249 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहीं 346 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। साथ ही होने वाली मौतों का ग्राफ भी घटा है। हम आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में भर्ती 40 संक्रमित मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। इस दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुलकर, नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेश बजाज, अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग, सह अधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को हराकर लौटे योद्धाओं का गुलाब के फूल से और दवाएं देकर हौसला बढ़ाया। इस दौरान डिस्चार्ज हुए लोगों ने चिकित्सकों की काफ़ी सराहना की। ये भी कहा कि ये दूसरा जीवन उनको यहाँ के चिकित्सकों के द्वारा मिला है। ये पल हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। देश दुनिया ही नहीं बल्कि रीवा में भी अत्यंत तेजी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया। वहीं बढ़ते संक्रमण को लेकर एक तरफ जहां प्रशासन शासन पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व चिकित्सक भी मरीजों की सेवा में दिन रात एक कर रहे हैं। उन्हें इस महामारी से मुक्ति दिलाए जाने की हर कोशिश में लगे हैं। इसी का परिणाम है कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है। बुधवार को संजय गांधी अस्पताल में इलाज करा रहे लगभग 40 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए रवाना हुए। कोरोना की जंग जीतकर अपने घरों को जाने वाले लोगों को डॉक्टर इलैया राजा टी, रीवा कलेक्टर व कोविड प्रभारी डॉक्टर नरेश बजाज के अलावा सामाजिक संगठनों समेत व्यापारियों ने कोविड से निजात पाने वाले लोगों को सम्मानित किया। साथ ही उन्हें आवश्यक दवाइयां व खाने पीने की अन्य सामग्री भी वितरित की गई। स्वस्थ होकर अपने घरों को रवाना हो रहे लोगों से जब बात की गई तो सुनिए संक्रमण से मुक्ति पाने वाले लोगों ने क्या कहा। मेरा नाम शंकर नाम है। मतलब पॉजिटिव हुए थे किस तरीके से, जैसे क्या क्या चीज़ें आपको साथ हुई, कैसे आपको इससे कोरोना से जंग जीत करके आ गया? जी सर, वो 29 तारीख को हमको मतलब हमने टेस्ट करवाया था, हमको ऐसा लगा। फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए छिंदवाड़ा से। फिर बेटे ने यहाँ शिफ्ट किया हम, और हमको यहाँ पूरा कॉपरेशन मिला, बराबर इलाज हुआ और हम स्वस्थ हैं। क्या लोग संदेश देंगे कि इस टाइम पे डरे ना और कैसे जंग? नहीं, कोरोना से डरना नहीं है। जो भी डॉक्टर लोग कहते हैं उनका अपने को फॉलो करें तो आदमी जंग जीत जाता है। यहाँ के स्टाफ के, यहाँ के हर एक सदस्य ने हमें पूरा बड़े दिन भर तक ने पूरा हमको सहयोग दिया। इसके लिए हम जीवन भर इनके लिए सदैव आभारी हैं। भूलेंगे नहीं। तो एक बड़ा हमारे लिए बड़ा जीवन में हमारा बड़ा एक अविस्मरणीय पल है इन लोगों के साथ। कब ये पॉजिटिव आप हुई थी और किस तरीके की यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली? क्या कैसा व्यवहार था चिकित्सकों का? चिकित्सकों का बहुत अच्छा व्यवहार था, सिस्टम बहुत अच्छे से लाइट में भी आते थे। दोनों आप पति पत्नी कैसे एक दूसरे को संभालते थे जब कोविड पॉजिटिव हुए? किस क्या क्या चीज़ें? हम एक दूसरे को घुमा देते यहाँ का स्टाफ भी साथ दिया हमको। योग वगैरह की क्या है? योग तो हम करते थे शुरू से, लेकिन अभी बीमार हुए तब से थोड़ा कम हो गया था। थोड़ी कमजोरी सी आ रही थी, हम नहीं कर पा रहे थे। अभी 1-2 दिन से कम। वहीं इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी समेत कोविड प्रभारी डॉक्टर नरेश बजाज से भी बात की गई। उन्होंने अस्पताल में संक्रमित मरीजों के लिए बनाई जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी।
साथ ही कोरोना की जंग में जीतकर अपने घरों को वापस लौट रहे लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। करीब 40 डिस्चार्ज हैं और अपने यहाँ पर करीब रोज़ 80 करीब एडमिशन हो रहे हैं और 40 अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो 40 का बैकलॉग अभी भी बना हुआ है। पर हमारे यहाँ पर खुशी की बात यह है कि अपने यहाँ पर इस महीने में 1700 करीब पॉजिटिव एडमिशन्स हुए हैं और 3000 से ऊपर सस्पेक्ट एडमिशन हुए हैं और अपना जो रिकवरी रेट है वो कम से कम 75% है, जो कहीं से भी ज़्यादा है। और अपना जो मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर है वो केवल 11%। पूरा भरा है बेटा, पूरा भरा है। अपने पास करीब 300 बेड हैं, 290 बेड हैं गंभीर मरीजों के लिए, जिसमें आईसीयू और एचडीयू है। आईसीयू में करीब 90 बेड है और 190 बेड है एचडीयू में, और फुल है। बल्कि कम से कम में तो 20-25 की वेटिंग हमेशा बनी रहती है। तो जैसे जैसे बेड खाली होते जाते हैं हम उनको लेते जाते हैं और केवल मुश्किल से 10% बेड ऑक्सीजन बेड पे हैं, पर हम किसी को भी मना नहीं कर रहे। पिछले कुछ दिनों में जितनी भी हैवॉक मचा, ये हुआ कि नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमने सबको एडमिशन दिया, सबके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की। जितने क्रिटिकल पेशेंट आते कहीं ना कहीं से करके हम वेंटिलेटर उनके लिए मैनेज कर ही लेते हैं। तो कोई भी ऐसा मरीज़ नहीं है जिसको हमने किसी भी चीज़ के लिए कमी छोड़ी। देखिए, छोटे बच्चों में क्या है कि रहेंगे माँ बाप के साथ और 90% उनको माँ और बाप से ही इन्फेक्शन लगता है या फिर केयर टेकर से जो उनको संभाल रहे हैं। तो उसमें इनिशियल प्रिवेंशन तो नहीं है, पर एक बार अगर डायग्नोसिस बन गया तो जो माँ है वो केवल मास्क पहन के रहे, डबल मास्क पहन के, तो बच्चे को इन्फेक्शन का चांस कम है। और प्रकृति का वरदान है, मैं कहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सीरियस बीमारी नहीं हो रही। अभी तक करीब मैंने 30 से 40 बच्चे देखे हैं जो पॉजिटिव हैं, उसमें से केवल 1 सीरियस हुआ है और 2 एडमिशन हुए हैं, और बाकी सब बच्चे सिंपल दवाई 2 या 3 दवाइयों से घर पे ही ठीक हो जाते हैं। ये प्रकृति का वरदान ही माने अपन कि छोटे बच्चे सेफ़ हैं अभी भी। मैं आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज से 40 के आसपास ना पेशेंट्स का डिस्चार्ज हुआ है। आज वापस हमारी ना व्यापारिक संगठन उन लोगों ने हिंदी व्यापारी महासंघ के माध्यम से उनको अभी ना वो लोग लॉकडाउन के स्टेज पे भी हैं और पेशेंट्स है ना यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। उनके घर के लिए ना जितना भी सामान है उसका ना पूरा किट दिया गया है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हॉस्पिटल की ओर से भी दवाई, सैनिटाइज़र और मतलब चीज़ें हैं, मतलब इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए वो भी दिया गया है। लगातार हम लोग है ना उनको एक पॉजिटिविटी है वो बढ़ाने के लिए ना हॉस्पिटल है ना काम कर रहा है। हॉस्पिटल के अंदर वार्ड्स में साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनके द्वारा है ना पेशेंट्स को है ना काउंसलिंग भी किया जाता है। उसके साथ साथ है ना कोई व्यक्ति बात भी करना चाहिए, यहाँ से बात कराने के लिए भी वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था भी किया गया है। डॉक्टर्स और नर्स सारे लोग समर्पण भावना के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जस्ट है ना एक उदाहरण स्वरूप है ना क्या है कि लोगों को मन में ये रखे कि थोड़ा लोग क्रिटिकल होते हुए भी आते हैं, फिर यहाँ से मतलब ठीक होके लोग डिस्चार्ज होके जाते हैं, सो दैट एटलीस्ट लोगों के कॉन्फिडेंस ना हमेशा बनाए रखें। कॉन्फिडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बीमारी को लड़ने के लिए। रिकवरी रेट भी इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं। लगातार है ना हमारी रिकवरी रेट ना बढ़ते जा रही है, बिकॉज हमारी ना पॉजिटिव केसेस की संख्या में कम हो रही है, पॉजिटिविटी में कम हो रही है। तो डिस्चार्ज होने वाला संख्या मोर देन है ना हम लोग 350 लोगों के ऊपर है ना कल लेना स्वस्थ हुए हैं। उसके अलावा हॉस्पिटलाइज हो रही है वो भी ना डिस्चार्ज होते हुए जा रही है। हमारी ऑक्सीजन बेड्स की वैकेंसी है वो भी है ना ज़्यादा होते जा रही है। ये अच्छा साइन है। फिर भी हम लोगों ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए और ना ऑक्सीजन बेड्स बढ़ा रहे हैं। कल 18 आईसीयू बेड्स हैं वो भी है ना बढ़ाए हैं। जल्दी ही है ना कुछ वेंटिलेटर्स भी मिलने वाला है। हम लोग व्यवस्था को लगातार है ना बढ़ते जाएंगे। उसके साथ साथ लोगों के ना डिस्चार्ज और होम आइसोलेशन पेशेंट्स की ना काउंसलिंग उसको भी निरंतर जारी रखें। कोरोना की मार के बीच एक नया खतरा ब्लैक फंगस आया सामने। इस फंगस के मरीज देश के विभिन्न जिलों में मिल रहे हैं। रीवा में भी इसकी दस्तक हो चुकी है। इस बीमारी का लक्षण दिखने पर एक मरीज को परिजन उसे इलाज के लिए भोपाल ले गए। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के लक्षण वाले वृद्ध मरीज के बारे में बताया गया है कि वे संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ फैकल्टी के पिता हैं, जिन्हें कोरोना से स्वस्थ होने के बाद चेहरे और आंखों में कुछ तकलीफ होने लगी। ये तकलीफ ब्लैक फंगस के लक्षण वाली थी। इस फंगस के बारे में डॉक्टर मनोज इंदुलकर मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया कि ये सांस के जरिए शरीर के अंदर पहुंचता है। अगर शरीर में कहीं घाव या कहीं जल गया है तो वहां से ये इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। डॉक्टर इंदुलकर द्वारा यही बताया गया कि ये फंगस ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है जो हाई डायबिटिक पेशेंट हैं या कैंसर से पीड़ित हों अथवा उनका आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या फिर जो लंबे समय से स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हों, जिनको कोई स्किन इंजरी हो या फिर प्रीमैच्योर बेबी को भी इससे खतरा हो सकता है। हालांकि इस संबंध में डॉक्टर चारू दत्त
नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया कि स्वस्थ मानव शरीर में आसानी से नहीं फैलता, परंतु जो डायबिटिक एवं ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े मरीज हैं उनके लिए फंगस काफी घातक है। इस संबंध में डॉक्टर चारुदत्त ने बताया कि इसे यदि शुरुआती चरण में ही नहीं पहचाना गया तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ब्लैक फंगस आंख की पुतलियों या आसपास का एरिया पैरालाइज कर सकता है। शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैलता है शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। कैसा इससे बचाव क्या है, कैसे पहचान में आए? देखिए, ब्लैक फंगस या जिसको म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, ये एक्चुअली पर्यावरण में बहुत कॉमन, मतलब आमतौर पे पाई जाने वाली फंगस है, लेकिन ये एक स्वस्थ मनुष्य को आमतौर पे इन्फेक्ट नहीं करती। इससे पहले भी, कोविड से पहले भी जो जैसे अंग प्रत्यारोपण वाले केसेस होते थे जिनमें इम्यूनोसप्रेशन, प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाली जो दवाइयाँ दी जाती हैं, और दूसरा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जिनके शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, ऐसे मरीज़ों में इसका संक्रमण पहले भी पाया जाता था। अभी पिछले कुछ 15 दिनों में, महीने भर से देश भर में कई जगह से जिनमें ख़ासतौर पे डायबिटीज़ के मरीज़ जो कोविड के रहे हैं और उनको स्टेरॉइड दिया गया है, तो स्टेरॉइड के कारण जब शुगर अनकंट्रोल हो जाती है तो उसके कारण म्यूकर माइकोसिस का इंसिडेंस अभी कई जगह रिपोर्ट हुआ है। ये जब संक्रमण होता है तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है और ये कुछ ही दिनों में जानलेवा साबित होती है। बेसिकली इसके स्पोर्स म्यूकर के जो है वो आमतौर पे मिट्टी में या धूल वगैरह में सब जगह पाए जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जब मरीज़ का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जैसे स्टेरॉइड पे लंबे समय चला है या कोविड के कारण ही मनुष्य की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो ऐसे में अगर किसी भी रास्ते, आमतौर पे जो ये नाक के रास्ते इसके स्पोर जो हमारे नाक के बगल में साइनस होते हैं वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और एक बार जब ये डेवलप होने लगती है तो इसकी खासियत ये होती है कि ये हड्डियों को, ऊतकों को गला के एक जगह से दूसरी जगह तुरंत फैलती है। तो कुछ दिनों के अंतर में ये नाक के साइनस से आँख में और आँख से फिर ब्रेन में एंटर कर जाती है। तो एक बार अगर ब्रेन में चली जाए तो वो कई बार फिर जानलेवा तक साबित होती है। रीवा जिले में अभी तक कोई केसेस है? रीवा जिले में 1-2 आँख में तो नहीं आए हैं हालांकि, पर 1-2 सस्पेक्ट पोस्ट कोविड जो हैं वो अभी सस्पेक्टेड हैं, उनकी जांच चल रही है। अभी पिछले 1-2 दिन में ऐसा हालांकि मैंने नहीं देखा है, बट सुनने में आया है कि 1-2 केस आए हैं अभी। सर, पहले अनुभव ये केस क्या देखने को मिलते थे अपने? जी, पहले साल में 1-2 बार बहुत अनकंट्रोल डायबिटिक, खासतौर पे जैसे इम्यूनोसप्रेशन जो अंग प्रत्यारोपण वाले, जैसे किडनी के पेशेंट जिनकी किडनी का प्रत्यारोपण हुआ है, उनको लंबे समय तक जब इम्यूनोसप्रेशन चलते थे तो ऐसे कभी कभार केसेस में देखा गया है। सर, इसके डेथ रेट क्या है? डेथ रेट अगर ये एक बार ब्रेन में एंटर कर जाए, मतलब अगर डायग्नोसिस के 7 दिन के अंदर अगर सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो ये 60 to 80% लीथल डिसीज़ है। इसमें कुछ लोगों को संदेश देना चाहें किससे बचाव? देखिए, पहली चीज़ तो यही है कि स्टेरॉइड, खैर वो तो डॉक्टरों को अपने हिसाब से करना, उसकी गाइडलाइन जारी हुई है। मरीज़ों के हिस्से में ये आता है कि अगर आप डायबिटिक हैं, कोविड से ठीक हुए हैं, तो आपको अपनी शुगर लेवल को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना है, और अगर नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके भले इंसुलिन का डोज या दवाइयों का डोज एडजस्ट करें कि शुगर किसी भी हाल में कंट्रोल रहे। वो सबसे पहला काम है। दूसरा, चूँकि ये धूल में और मिट्टी में आमतौर पे इसके स्पोर्स होते हैं, तो मास्क वैसे भी हमें लगाना ही है। मास्क इससे प्रोटेक्शन करता है। धूल के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आप बागवानी करते हैं या किसी वजह से धूल वाली जगह पे जाते हैं, तो हाथ की सफाई और मतलब हाथ धो लें अच्छे से, तो इससे काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। हमारे जो साइंटिफिक इसमें इसको म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। ये एक तरह की फंगस होती है और ये जो अधिकतर उन लोगों को होती है जिनका डायबिटिक अनकंट्रोल रहता है या डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, उन लोगों को हो जाते हैं। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लेते हैं, जो स्टेरॉइड पे हैं, जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं कैंसर के पेशेंट, उन लोगों को संभावना अधिक रहती है। जिनको इन्फेक्शन की संभावना घड़ी है, उनको भी ये म्यूकर माइकोसिस होने की संभावना अधिक रहती है। इसके मुख्य जो ये एरिया जो है वो फेस इन्वॉल्व होता है, तो आँखों के अंदर आँखें बाहर आने के लक्षण, नाक से खून आ जाना, जो साइनसेस होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाना, और उसके साथ में जब ये ब्रेन में चला जाता है, तो जब ब्रेन में चला जाता है तो उस परिस्थिति में पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगता है। उसको जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं ना, उसी तरह के दौरे आने लगते हैं। तो ये एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होता है। अभी कोविड के दौरान भी हमारे यहाँ पर 2 पेशेंट अभी वर्तमान में भर्ती है और इसके लिए हम लोग दवाई कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कोविड की वजह से तो मृत्यु दर अलग बात है, लेकिन इसमें और मृत्यु दर बढ़ सकती है। तो इसमें हम लोग अभी जो है जो ज़्यादा करके जो अपने को प्रिवेंशन जो लेना रहता है कि कई बार डायबिटिक को अच्छे से कंट्रोल करना होगा,
हाइजीन को अच्छे से कंट्रोल करना होगा। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक पेशेंटों का जो जिन लोगों को डायबिटिक है उनका अधिक से अधिक इंसुलिन के द्वारा हम करेक्ट करें ताकि ये इन्फेक्शन से हम इन लोगों को बचा सकें। सर अभी रीवा जिले में इस तरह के कितने पेशेंट मिले रीवा जिले में? ज़िले का तो अभी मैं कह नहीं सकता, 2 पेशेंट वर्तमान में हमारे पास भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? दवाई है या बचाव के लिए मुख्यतः यही है कि हम लोग जो है डायबिटिक को कंट्रोल करें। दूसरा, जो हम कोविड में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका थोड़ा सा रेशनल यूज़ करें। जितना ज़रूरत है उतना ही स्टेरॉइड हम देने का प्रयास करें। कई बार कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं तो स्टेरॉइड का डोज भी बढ़ जाता है। तो स्टेरॉइड एक मुख्य हमारा ट्रीटमेंट होता है कोविड में, तो उसी का डोज इस तरह से निर्धारित करके हम चल रहे हैं ताकि ये इन्फेक्शन ना हो। तो ये और दूसरी सावधानियाँ जैसे हमारे हाइजीन की से लेके कि वो हम लोग करते ही हैं, वो एक सावधानी हम लोग कर रहे हैं। क्या मानते हैं ये कोरोना से ज़्यादा घातक साबित हो सकता है? कोरोना के पेशेंट के लिए ज़्यादा घातक है। वैसे जनरल पॉपुलेशन में जिनको डायबिटिक अनकंट्रोल है उनको होता ही रहता है, लेकिन जब से कोविड हुआ तो ये कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा, इसलिए इसकी संख्या भी कई अन्य प्रदेशों में इसकी संख्या बढ़ी है। जैसे अगर एक पेशेंट के अंदर अगर ये लक्षण दिखते हैं तो ये कितनी देर में ये कितना घातक हो सकता है, कितनी देर तक? ये जैसे ही इसके सिम्टम आना चालू होते हैं तो 48 to 72 आवर में ये घातक हो सकता है। और इसके जो इंजेक्शन आता है एम्फोटेरिसिन भी, वो वर्तमान में हमारे पास लिमिटेड है, हम लोग दे रहे हैं। और आगे हम लोग जैसे जैसे पेशेंट अगर बढ़ते हैं तो हम दवाइयाँ इसकी करते रहेंगे। सर लोगों में ये देखा जा रहा है कि वो अपने से दवाइयाँ ले रहे हैं, विटामिन सी हो गई, आइवरमेक्टिन हो गई और कई तरह की दवाइयाँ, तो वो उनके लिए कितनी घातक है? ये बाकी दवाइयाँ तो ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक अगर लेते हैं वो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का डर रहता है, इसलिए एम्पेरिकल एंटीबायोटिक सोच समझ के लें, चिकित्सकीय सलाह के बाद ही लें। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के प्रदेश में 50 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस का इलाज संभव है। लक्षण दिखने पर समय पर अस्पताल पहुंचे और इलाज करवाएं। ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटनाएं सामने आ रही हैं जो बहुत भयानक हैं। ये चिंता का विषय है। इसमें नाक, मुंह, दांत, आंख, मस्तिष्क और बाकी अंग भी संक्रमित हो जाते हैं। अभी तक प्रदेश में 50 रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके इलाज के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। इस बीमारी के कारण लक्षण और इलाज क्या है, क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, प्रारंभिक अवस्था में ही ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस संबंध में क्या कहा। ये ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटना सामने आ रही है और वो बहुत भयानक है। जो सुना है, आँख पे जो इफेक्ट होता है, बाकी जो प्रभाव होते हैं, किसी का तो पूरा जबड़ा ही निकाल देना पड़ा, आँख निकालनी पड़ी। तो ये मेरा चिंता का विषय है। इसमें नाक, मुंह, दांत, आँख, मस्तिष्क और बाकी अंग भी संक्रमित हो जाते हैं। और अभी तक 50 रोगियों की पुष्टि अब तक हुई है पूरे प्रदेश में। ये हमारी ड्यूटी है कि ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी जो कोविड के बाद होती है उसका उपचार भी हम सुनिश्चित करें और इसके लिए पूरे इलाज का प्रोटोकॉल जारी किया जाए। इस बीमारी के कारण क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, इलाज क्या है, सावधानी क्या रखी जानी चाहिए, इलाज के प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। उपचार महंगा भी होता है, एक इंजेक्शन महंगा लगता है, इसलिए ऐसे मामले जो आएंगे उसमें भी राज्य शासन ऐसे पेशेंट्स को भरपूर सहयोग करेगा। वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं तो हम उनके भी निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का। गुमशुदा बच्ची की तलाश में जगह जगह पोस्टर लगा रही गरीब मां ढूंढ कर लाने वाले को देगी 50,000 का इनाम। 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची की तलाश में उसकी मां जगह जगह पोस्टर लगा रही है। गुमशुदा बच्ची के परिजनों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। इसके बावजूद भी उसकी मां का कहना है कि अगर उसकी बच्ची को ढूंढकर कोई उन्हें सुपर्द करेगा तो वो उसे 50,000 रुपये का इनाम देंगी। बच्ची की मां अपनी कलेजे के टुकड़े की तलाश में दर दर भटक रही हैं।
सुबह होते ही मासूम बच्ची की मां अपने घर से उसकी तलाश करने निकल पड़ती हैं। इसके साथ ही शहर के अलग अलग स्थानों में गुमशुदा बच्ची के सैकड़ों पोस्टर भी उन्होंने लगाया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर में रहने वाली सरस्वती सिंह की 1.5 वर्षीय मासूम बच्ची बीते 2 सप्ताह पूर्व अचानक खेलते हुए लापता हो गई थी, जिसकी तलाश करने के बाद भी आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस भी उसे ढूंढ पाने में अब तक नाकामयाब रही है, जिसके बाद बच्ची की मां ने शहर में पैदल घूम घूम कर सैकड़ों पोस्टर लगा चुकी हैं। बच्ची के परिजन बेहद गरीब हैं, जिसके बाद भी उनके द्वारा बच्ची को ढूंढ कर लाने वाले को 50,000 का नगद इनाम दिए जाने की घोषणा की गई है। पीड़िता सरस्वती सिंह सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर की रहने वाली हैं। आज जब वो पुलिस कंट्रोल रूम के पास बच्ची की गुमशुदगी का पोस्टर लगा रही थी, तभी मीडिया कर्मियों की नज़र उन पर पड़ गई और जब मीडिया कर्मी महिला से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि बीते 1 मई की दोपहर उसकी 1.5 वर्षीय शियांशी सिंह घर के पास खेल रही थी, तभी अचानक लापता हो गई। काफ़ी तलाश करने के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन आज 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी उस मासूम बच्ची का कोई सुराग नहीं लग पाया है। गुमशुदा बच्ची की मां का कहना है कि बेहद गरीब परिवार से है और उनके पास किसी को इनाम देने की हैसियत भी नहीं है, लेकिन गुमशुदा बच्ची की चाह में वो उसे तलाशने के लिए जगह जगह पोस्टर लगा रही हैं। इतना ही नहीं, उसकी बच्ची को ढूंढ कर लाने वाले को वो 50,000 का इनाम भी देंगी। प्रस्तुत है बच्ची की मां सरस्वती सिंह से और थाना प्रभारी सिविल लाइन ओमकार तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। बताइए आपकी बच्ची गायब हुई थी, कहाँ से 1 तारीख से गायब हुई है सर। वो मुनि प्रसाद शुक्ला के पीछे से लकड़ी लेने गए खाना बनाने के लिए। 5 बजे आए, आधा घंटे बाद तो ढूंढने लगे, तभी बच्ची गुम गई, कहीं नहीं मिली। लोग बाग कहते थे नदी में चली गई, मगर नदी में भी नहीं मिली। तभी हम लोग आज तक 12 तारीख हो गए, नहीं पता चला। ये पोस्टर इसलिए हमने छपवाया कि कहीं भी दिखे कोई भी लिया के दे। इनाम भी हमने रखा है 50,000 का। तब भी में कोई भी अभी सूचना नहीं मिल रही, ना तो पुलिस वाले कोई भी ढूंढ रहे हैं। और हम थाना जाते हैं तो यही बोलते हैं कि हाँ तलाश कर रहे हैं, तुम्हारी ही ये सूचना चल रही, मगर अभी तक कुछ भी सूचना नहीं आई। 12 किस थाने में शिकायत की थी आपने? सिविल लाइन से। कहाँ की रहने वाली हैं? ये कबाड़ी मोहल्ला। बच्ची कहाँ गई थी, क्या बता? ससुराल से गए थे मैके घूमने। नहीं तो बच्ची कहाँ थी उस समय जब गायब हुई है? बच्ची वहीं खेलती रही है। तो हाँ नदी है बगल में, मगर नदी में भी नहीं मिली। लोग बाग कहते थे नदी में गिर गई होगी, बह गई होगी। घर से क्या पहन के निकली है, किस तरह की कपड़े घर वगैरह? वाइट कलर की फ्रॉक पहनी है और एक काला लाल जूता, एक गोले का घर पास गिरा था। आप लोग उस समय कहाँ थे जब बच्ची गुमी? लकड़ी लेने गए थे खाना बनाने के लिए, तभी आधा घंटा बाद आए तो नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते 1 बज गए। 1 बजे रात आके थाना में रिपोर्ट दर्ज भी कराई। कितने दिन हो गए बच्ची गुमी? आज 12 दिन हो गए। शनिवार को गुम गई थी, आज 12 दिन हो गए। पता है कई दिनों से हाँ, बच्ची लापता हुई थी। नदी के किनारे उसका घर है और उसका पिता गुमने के पहले दोपहर में उसको नदी के किनारे लेके बैठा हुआ था। इसके बाद छोड़ के ये लोग लकड़ी के चले गए हैं। इसके बाद बच्ची गुम गई। बच्ची के गुमने की रिपोर्ट पर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध है। बोर्ड से भी आसपास तलाश कराई गई है और बच्ची अत्यंत छोटी है, 1.5 साल की है और तलाश लगातार की जा रही है और मामला भी विचार में है। सीसीटीवी फुटेज और देखे गए हैं, कहीं रोड तरफ बच्ची का आना नहीं पाया गया है और कई जगह के सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं। बाकी रिपोर्ट करने के पहले आसपास के कैमरे परिवारजनों ने खुद देख लिए थे। उनने खुद बताया था कि रोड तरफ नहीं गई है। जो आसपास की भी कैमरे हमने देखे हैं, इसके बाद वो रिपोर्ट करने आए। बच्ची के परिजनों द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है और बच्चे भी पोस्टर भी लगाए गए। अब वो पोस्टर तो हम लोग भी जारी कराएंगे अपनी तरफ से, हमारे यहाँ भी जाएगा। राजपत्र में भी जाता है, जब नोटिफिकेशन होता है हमें कराना है। तो परिवार है उनका। किराना की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक।
आगजनी की यह घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलक नगर में घटित हुई। आगजनी की इस घटना में जहां किराने की दुकान में रखा सामान पूरी तरह से जल गया, वहीं दुकान के बाहर खड़े कई वाहन भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। आगजनी की इस घटना का कारण अज्ञात बताया गया है। दुकान मालिक के मुताबिक इस आगजनी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बीती रात तिलक नगर में हुई आगजनी की इस घटना को लेकर दुकान मालिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आगजनी की वारदात कैसे और किन कारणों से हुई ये बात उन्हें नहीं पता, लेकिन इस आगजनी की घटना में उनका लाखों रुपए का नुकसान जरूर हो गया। घटना की सूचना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक इस घटना में घर के अंदर सो रहे कई लोग इस आगजनी की घटना में झुलस भी गए। इतना ही नहीं, बाहर गैलरी में खड़े कई वाहन भी जलकर खाक हो गए। घटना की शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा थाने में दर्ज करा दी गई है। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। इस घटना के संबंध में प्रस्तुत है दुकान संचालक से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं भेजा भी मेरे में आ गई। और कौन चला है? बच्चे का है। दाऊराम गुप्ता। क्या घटना हुई? घटना आग लग गई है साहब, हम यहाँ थे ही नहीं। कितने बजे घटना हुई? ये घटना करीब 1 बजे तक तो बच्चे जाग रहे थे। 1 बजे के बाद फिर ये 2:30 बजे जो है 2:15 बजे करीब 2:30 बजे देखे हैं तो यहाँ आग लगी हुई थी। काहे का गोदाम है? बस किराने का सामान यहाँ रखा रहता रहा, दुकानें थी। कैसे आग लगी? कारण कुछ पता नहीं। आग तो बिजली से तो नहीं लगी है और फिर जो चाहे जिस कारण से लगी हो। कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान यही कोई 4-4.5 लाख का हो गया होगा। रात में फायर ब्रिगेड वगैरह आई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड आई थी। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। कुछ लोग घायल भी, बेटा जल गया है। क्या नाम उनका? विनय कुमार। और महिला बेटा विनय कुमार जो काफ़ी झुलस गया है। और कौन जला? और थोड़ा वो एक बहू थी और छोटा बेटा भी जिसकी बहू है तो वो भी जल गया है हाथ में, लेकिन कम जल गया, भाग गया है वो। कहाँ पर की घटना है? कहाँ आग लगी है? क्या कौन सा मामला? ये तिलक नगर है। तिलक नगर। हाँ, थाना विश्वविद्यालय। कैसे आग लगी? कुछ जानकारी दी? कोई जानकारी कुछ नहीं हुई। अब सब बच्चे सो रहे थे, क्या बताएं। यही नहीं, सवेरे 5 बजे हमको बच्चों ने फ़ोन किया तो हम आए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं तो हम भारी विपत्ति में हैं इस समय। नर्स दिवस पर नर्सों ने लगाया सरकार पर उपेक्षा का आरोप। नर्सों ने कहा कि दिन रात कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सेवा देने के बाद भी नहीं मिल रही कोई सुविधाएं। हम आपको बता दें कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। देश और दुनिया समेत रीवा में भी इसे मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के तौर पर इसे मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को विश्व की पहली नर्स कहा जाता है। उन्होंने क्रीमियन युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी। इसी वजह से इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। मरीजों की सेवा में जी जान की बाजी लगा देने वाली नर्सों का भी उतना ही योगदान रहता है जितना डॉक्टर्स का होता है। इस महामारी के दौरान जब लोग अपनी जान बचाकर घरों में रह रहे हैं, उस दौर में भी नर्स अपनी परवाह किए बिना मरीजों की दिन रात सेवा कर रही हैं। ऐसी तमाम दुनिया भर की नर्सों के सम्मान में उनके साहस और सराहनीय कार्य के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस के अवसर पर रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने वाली नर्सों ने भी दुनिया की प्रथम नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सेवा भाव को याद करते हुए नर्स दिवस मनाया। इस दौरान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की प्रभारी नर्स अनीता मिश्रा द्वारा आरोप लगाया गया कि शासन की तरफ से इन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। विगत वर्ष भी इन्हें 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया गया था, परंतु वो अभी तक नहीं दिया गया। आइए हम नर्सों की पीड़ा से आपको रूबरू कराते हैं। सुनिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों की सेवा करने वाले चिकित्सकों एवं कोरोना वॉरियर्स की क्या पीड़ा है। डे है और हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं
और इस कोविड महामारी के चलते हमारी नर्सेस सिस्टर जितनी भी हैं सारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं और इनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है शासन की तरफ से। जैसे लास्ट ईयर शिवराज जी ने बोला था कि 10,000 प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। ये इन ट्रीटमेंट के लिए अलग से कुछ व्यवस्था नहीं है और जैसे कोई वार्ड नहीं है, आईसीयू नहीं है। इनके पेरेंट्स ये खुद ड्यूटी करके घर जा रहे हैं, इनके पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। इसके लिए शासन का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आइसोलेशन वार्ड नहीं है, इनके लिए क्या केयर है, कुछ क्वारंटाइन नहीं है। ये ड्यूटी करके घर जाते हैं और इनके पेरेंट्स भी इन्फेक्टिव होते हैं और कई सिस्टर्स हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ भी हो गई। डेथ होती है, अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाती और वो ऊपर ड्यूटी आ जाती हैं, जिनसे कि उनका मनोबल कई बार बहुत गिर जाता है। अन्य मेडिकल कॉलेजों में तो कुछ ऐसे ही हुआ है, कोई सुविधाएं नहीं है, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं आ रही है। कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है। इवन हम लोगों का जो महंगाई भत्ता और डीए था वो भी नहीं दिया गया है, कोई इंक्रीमेंट भी नहीं दिया गया है और काफ़ी रिस्क उसमें हमारी सिस्टर्स काम कर रही हैं। मैं शासन के तरफ उनको अट्रैक्ट करना चाह रही हूँ कि हम लोग पे ध्यान दें। जब हम लोग इतना रात दिन काम कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 15-15 दिन की ड्यूटी कर रहे हैं, 2 दिन का रेस्ट लेके फिर उनको कोविड ड्यूटी लगाया जा रहा है, जो कि काफ़ी दयनीय है। उनको कोई रेस्ट नहीं है, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि इधर इनका भी ध्यान होना चाहिए हम लोगों के लिए। सरकार से मांगे जैसे इनकी डेथ होती है ऑन ड्यूटी में, उनके लिए पूरा डिमांड जो कि अभी तक नहीं मिला है, कोई भी राशि नहीं मिली है, चाहे डॉक्टर हो चाहे सिस्टर हो। एक अभी सिस्टर की डेथ हुई, उनको जबलपुर में उनको कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिली, ना ही उनके पेरेंट्स को कोई सहायता प्रदान की गई है। तो ये मेरे गवर्नमेंट से डिमांड है कि सिस्टर्स के लिए कुछ किया जाए, क्वारंटाइन व्यवस्था किया जाए, उनके लिए अलग से वार्ड, उनके पेरेंट्स के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। सभी नाम बता जैसे उनको क्वारंटाइन की सुविधा हो, होम आइसोलेशन, जैसे घर में किसी के पास घर नहीं है, उन्हीं में सब उनके पेरेंट्स रहते हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो अलग से यदि ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन के लिए अलग से रूम या कहीं बाहर व्यवस्था करें, उनके खाने की व्यवस्था करें कि जो कि वो कोविड टाइम में वो घर ना जा सके, जिससे उनकी भी सेफ्टी रहे, उनके पेरेंट्स की भी रहे। ये मेरा स्पेशली गवर्नमेंट से डिमांड है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता मिश्रा है और मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।